बदलते दौर में जहाँ डिजिटल एज, डिजिटल सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने क्या बदलाव आपने देखी है? खबर आप तक क्या पहुंच रही है और खबर बनी क्या थी और असलियत क्या थी, जमीन आसमान का गैप है। जैसे पहले लगता था कि काफ़ी कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर निर्भर करता है, आजकल काफ़ी कुछ वो निर्भर करता है कॉम्स पीपल और पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स के ऊपर भी। 63% इंडियन न्यूज़ कंज्यूमर्स जो है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी न्यूज़ एक्चुअली में जेन्युइन है। पिछले 10 सालों में लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया। हमारे हाथ में एक गैजेट है जिसे हम मोबाइल कहते हैं, उस मोबाइल की वजह से ये सब हो रहा है। Media that used to be hailed as the fourth pillar of democracy has seen a downgrade. मीडिया और पीआर के बीच आप बाउंड्रीज कहीं ना कहीं ब्लर होते देख रहे हैं क्या? पीआर प्रोफेशनल्स के बारे में आधे लोग जानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खबर सुनी, इंटरव्यू का वीडियो देखा, जानकारी हासिल कर ली, उन्हें पता ही नहीं खबर आई कहां से। स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव स्पिन के बीच में एक एथिकल लाइन आप कहाँ ड्रॉ करते हैं? खबर सच्ची होनी चाहिए। एआई, डेटा एनालिटिक्स और एल्गोरिथम बेस्ड वायरलिटी ने कहानी बताने का तरीका जो है पूरा का पूरा वो कैसे बदल दिया? कि शायद दोस्त, अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में आने चाहते हैं तो सोच समझ के आइएगा, क्योंकि आपकी जगह एआई लेने वाला है। वेलकम टू ऑरा फ्लो माइक ड्रॉप सीरीज, जहां कॉन्वर्सेशन सिर्फ बातें नहीं बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करती है। मैं हूं भावना कपूर, आपकी होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर, पीआर और मीडिया डिजिटल एज में क्लैश या कोलैबोरेशन। जैसे जैसे डिजिटल वेव बढ़ती जा रही है, पीआर और मीडिया में रूल्स भी रीराइट होते जा रहे हैं, चाहे वो रूल्स हो ट्रस्ट को लेके, एंगेजमेंट को लेके या फिर ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग को लेके। और इसी बीच आज है मेरे साथ वॉइसेस फ्रॉम बोथ साइड्स, आशीष दुबे जी, फॉर्मर एंकर एंड प्रोड्यूसर बिजनेस टुडे, एंड सायरा असलम, फाउंडर ऑफ कोर कम्युनिकेशंस। तो लेट्स बिगिन आवर कॉन्वर्सेशन। सबसे पहले आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, 10 साल के करीब आपको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो क्या उतार चढ़ाव आपने देखे, और स्पेशली ट्रेडिशनल मीडिया और बदलते दौर में जहाँ डिजिटल एज, डिजिटल सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने क्या बदलाव आपने देखे हैं? भावना जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। और एक मकसद है हम सबका, सच बताना। पीआर क्या करता है कि सच सामने लेकर आता है, और एक जर्नलिस्ट क्या करता है कि उसी सच को जनता को बताता है जी। लेकिन अब दौर बदल गया। जैसा आपने एक वर्ड यूज़ किया, डिजिटल मीडिया या डिजिटल पीआर प्रोफेशनल्स। एक वक्त था जब हम स्टोरीज को लिख कर बताते थे, लेकिन डिजिटल मीडिया ने कैमरे की स्क्रीन को जिस तरीके से बदला है ना, उसकी रुख ही बदल गई है। खबर आप तक क्या पहुंच रही है और खबर बनी क्या थी और असलियत क्या थी, जमीन आसमान का गैप है। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि वो गलत खबर है, लेकिन ये है कि सच्चाई उसमें कहीं ना कहीं 2% की कमी बता देता है। और जैसा कि आपने कहा कि क्या बदला है, इंस्ट्रूमेंट्स बदले हैं, आइडियोलॉजी बदली है, लोगों की सोच बदली है, लिखने की कला बदली है, और हाँ, आम इंसान बदल गया कहते कहते कि पीआर और जर्नलिस्ट होते क्या। Been part of several newsrooms of the last 10 years. Been a journalist, I have been a corporate communications professional. मैंने काफ़ी करीब से पीआर और कॉम्स को इवॉल्व होते हुए देखा है और जर्नलिस्ट की लेंथ से देखा है। ये रिश्ता ओवर द इयर्स इवॉल्व हो चुका है काफ़ी हद तक विद द एडवेंट ऑफ न्यू मीडिया। इट्स इम्पॉर्टेंट कि टाइमलीनेस इज़ की मोर दैन एवर बिफोर। तो द क्राफ्टिंग ऑफ द मैसेज हैज़ टू बी प्रॉपर, इट हैज़ टू बी द पेग हैज़ टू बी क्लियर, और वो एज कॉम्स पीपल जिम्मेदारी होती है कि वो मैसेजिंग, द फर्स्ट मैसेजिंग इज़ प्रॉपर, और एज जर्नलिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लास्ट मैसेज, द वे दैट मैसेज इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड, तो फाइनल गेट कीपिंग आपके हाथ में हो रही है, तो दैट मैसेज शुड बी क्लियर एंड प्रॉपर। वो
आजकल सिंक बेटर है फॉर श्योर, बट जैसे पहले लगता था कि काफ़ी कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर निर्भर करता है, आजकल काफ़ी कुछ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द डिसेमिनेशन ऑफ द मैसेज वो निर्भर करता है कॉम्स पीपल और पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स के ऊपर भी। तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि नॉइज़ के बीच आप अपनी आवाज़ कैसे आगे पहुंचा पा रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आप क्रिएट कर पा रहे हैं, क्या स्टोरी है। तो मोर देन एवर बिफोर दैट हैज़ बिकम सुपर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपने जो एक बात की फेक न्यूज़ को लेके आपने कंसर्न उठाया कि खबर बदल देते हैं लोग, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास सर्वे भी आया है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है 2024 की, जो ये कह रही है कि 63% इंडियन न्यूज़ कंज्यूमर्स जो है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कौन सी न्यूज़ फेक है और कौन सी न्यूज़ एक्चुअली में जेन्युइन है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक टीवी का दौर था, भावना जी आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 10 सालों में लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया। जब टीवी का दौर था तो खबर सिर्फ टीवी पे दिखती थी। खबर क्या थी ये इसकी बात ही नहीं करते हैं। अब बात करते हैं, हमारे हाथ में एक गैजेट है जिसे हम मोबाइल कहते हैं। उस मोबाइल की वजह से ये सब हो रहा है। होता क्या है, सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं वो जर्नलिज्म से बहुत डिफरेंट है जी। लेकिन सोशल मीडिया जिस तरीके से इंटरप्ट कर रहा है जर्नलिज्म को, कहीं ना कहीं खबरों का जो रुख है पूरा बदल जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप पाकिस्तान के केसेस की बात करें, अभी लड़ाइयां हुई, ये सारी चीजें हुई, इसमें फेक न्यूज को लेकर बहुत बड़ा चलन हुआ कि इस मीडिया हाउस ने जो है अरे ऐसे कैसे बोल दिया कि वो मारा गया है, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है या चीजें सामने नहीं चल कर आई हैं। लेकिन हकीकत क्या है, वी ऑल आर इन अ रेस ऑफ डिजिटल मीडिया। जी। हम अपने मोबाइल पे खबर देने के लिए इतने उत्सुक हो गए हैं कि एक आध खबर ऐसी जरूर निकल जाती है जहां हमको लगता है कि नहीं शायद ये हुआ होगा, लेकिन किस बात की पुष्टि कौन कर रहा है? सरकार तो बिल्कुल नहीं करती जी। और हम आम आदमी तक खबर कौन पहुंचाता है? हम जर्नलिस्ट। इसलिए कहीं ना कहीं वो फेक न्यूज वाला जो दौर है ना, वो कहीं ना कहीं 50% अपने पैर पसार चुका है। आज सोशल मीडिया पे आप देखिए, जो चीज आप नहीं जानती होंगी वो भी स्क्रीन पे आपके अवेलेबल है। कहीं ना कहीं 40% आप उस पर यकीन कर ही लेंगे जी जी। लेकिन वो 40% सच्चाई नहीं होती। ये सवाल 10 साल पहले भी उठाया जाता था और आज और ज़्यादा उठाया जाता है बिकॉज कंटेंट ओवरलोड आज कई गुना ज़्यादा है। लेकिन उस टाइम पर भी और आज के डेट में भी ऐसे जर्नलिस्ट एग्जिस्ट करते रहे हैं जो प्रेस रिलीज़ को एज इट इज़ छाप देते हैं। तो देर आर नो टफ क्वेश्चंस टू आस्क, देर आर नो कनेक्टिंग द डॉट्स, देर इज़ नो बिग स्टोरी। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड ऑन द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन दे रिप्रेजेंट, क्योंकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना एक स्टांस होता है। Now, having said that, media that used to be hailed as the fourth pillar of democracy has seen a downgrade, and in the Indian setting. And if you're asking about whether media is acting as PR machinery altogether, these are going to be some difficult questions that can trigger a lot of debate. So again, it depends कि किस मीडिया को क्या perception उसका बनाया गया है और किस तरह की स्टोरीज़ वो दे कम अप विथ। तो इट वेरीज एंड बाउंड्री एज सच तो ब्लर नहीं हुई है बिकॉज द रोल्स आर वेरी डिस्टिंक्ट। लेकिन डिपेंडिंग ऑन विच person we are talking about, which journalist we are talking about, the kind of beats they cover, the kind of media organization they represent, there are a whole lot of things to consider before coming to that kind of conclusion. बिल्कुल। और जो ट्रस्ट है ट्रेडिशनल मीडिया में 56% से वो 62 से 56% हो गया बहुत ही कम समय में। ईडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर सर्वे जो 2024 है उसकी ये रिपोर्ट है, जहाँ तक कि पीआर मोमेंट इंडिया 2024 वो ये कहता है कि जो ओवर 60% पीआर बजट्स है, एजेंसीज ने अपने बजट कम कर दिया ट्रेडिशनल मीडिया से और वो स्विच करते जा रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, क्योंकि उनको डिजिटल मीडिया में ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर है ट्रेडिशनल मीडिया से बहुत कम होता जा रहा है, फेक न्यूज़ के कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये एक खतरे के तौर पर और ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन बनता जा रहा है? भावना जी, एक शायरी कहने का मन कर रहा है कि देखिए देखिए क्या देखा है, दिखाने वाले ने क्या दिखाया, और समझते समझते क्या समझा है, समझने वाले ने क्या समझा। जी। ये कहने का तात्पर्य ये था कि
देख क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। जी जैसा कि आपने कहा कि ट्रेडिशनल मीडिया, हम जब जैसे कि हमने बात की थी फेक न्यूज़ की, अब हम बात करें कि यार आखिरकार खबर आ तो गई सामने, लेकिन पीआर प्रोफेशनल्स का क्या रोल है इसमें? बहुत बड़ा रोल है। एक प्रेस रिलीज का मतलब कोई नहीं जानता आज के ज़माने में, बिल्कुल। लेकिन प्रेस रिलीज का मतलब ये है कि वो खबर जो एक पीआर प्रोफेशनल एक क्लाइंट से अपने लेकर न्यूज़ मीडिया वालों को दे रहा है, जो आप जनता तक पहुंचना चाहिए, उसके बीच का मीडिएटर। और ये सिर्फ मीडिएटर नहीं, ये वो लोग हैं जो खबर की असलियत को जानते हैं, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो सिर्फ खबर हो। अब जब पीआर की बात करते हैं तो पीआर प्रोफेशनल्स हमेशा अपनी खबर को लेकर स्ट्रिक्ट रहते हैं कि नहीं, अगर आप मेरे गेस्ट के साथ इंटरव्यू भी करेंगे तो इस दौर पे करेंगे, इस चीज़ों पे करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। लेकिन अगर आप एक जर्नलिस्ट से पूछे तो वही कह देगा, भावना जी प्लीज 2 सवाल मेरे ऐड करेंगे तभी मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। जी जी एक टाइम था जब इंटरव्यू डिजिटल मीडिया पे नहीं होकर टीवी पे था। जी अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। हमारे हाथ में वही गैजेट की बात जिसके हम एडिक्शन के लिए जिससे हम बहुत एडिक्टेड हो गए, मोबाइल। अब हमें हर चीज़ मोबाइल पे सुनना, देखना और करना पसंद है, चाहे कुछ भी हो, किसी भी साइट पे विजिट कर रहे हो। और जब हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया की बात करते हैं, अब लोगों का जो एक खबरों की तरफ रुचि थी ना, वो बढ़ रही है। इसीलिए आप एक पीआर प्रोफेशनल चाहता है कि उसके क्लाइंट का सबसे ज्यादा इंटरेक्शन पॉडकास्ट चैनल पे चला जाए रादर देन एक टीवी चैनल पे, जी, क्योंकि उससे इंटरेक्शन ज्यादा है। यूट्यूब सिर्फ पैसा नहीं देता, यूट्यूब कहीं ना कहीं एक डिजिटल प्रेजेंस देता है एक क्लाइंट की। पावर डायनामिक्स हैज सीन अ चेंज। पहले के ज़माने में जर्नलिस्ट के पास फाइनल गेट कीपिंग होती थी और उनके पास नैरेटिव फाइनल होता था, हाउ द स्टोरी विल लुक लाइक एंड साउंड लाइक। बट आज की डेट में आई थिंक पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल्स हैव अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गेटिंग इट राइट इन द वेरी फर्स्ट गो। आज की डेट में it is important that the language makes sense, it's more appealing, the story is clearer. तो gatekeeping of story में कहीं ना कहीं उनका रोल बढ़ गया है और इससे आई थिंक एक तरह की विन विन सिचुएशन ही है। इससे जर्नलिस्ट का काम भी आसान होता है, इससे आपको समझ आता है what kind of story makes a story. तो power dynamics has changed and has gone in favor of the corporate communications or public relations professional, unlike the situation several years ago. राइट राइट। और ये आपने बात काफ़ी सिग्निफिकेंट तरीके से बोली है कि जो पीआर प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने काम को लेकर एक उनका एक दायरा है जी, एक उनका स्ट्रक्चर है, फिक्स फॉर्मेट है, उससे बाहर वो इनोवेट नहीं करते। जबकि एक जर्नलिस्ट है, उनकी जो जिज्ञासा रहती है दैट नोज नो बाउंड्स, मतलब वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा अगर आपका A to B है तो मैं C और D क्यों ना एक्सप्लोर करूँ, मैं वो भी तरीके देखना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो एक कोर एसेंस है और मुझे लगता है वो एक डिफरेंशिएटिंग आपका जो है लाइन है जर्नलिज्म और पीआर में। लेकिन आज हम देखते हैं कंटेंट ओवरलोड का ज़माना आ गया है, क्योंकि बहुत सारे मीडियम्स आ गए, बहुत सारे सोर्सेज आ गए और कंजम्पशन का पैटर्न भी जो है व्यूअर्स का बदलता जा रहा है। तो इसके बीच में मीडिया और पीआर के बीच आप बाउंड्रीज कहीं ना कहीं ब्लर होते देख रहे हैं क्या? मैंने एक इंटरव्यू किया था अली असगर का, उन्होंने एक बात कही थी, बॉस आप इंटरव्यू को कहाँ अपलोड करेंगे, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब पे। दैट्स हाउ लाइफ इज चेंजिंग। जी, अली असगर साहब की वो बात मुझे याद है और उन्होंने वो कहा कि कुछ भी कर लीजिए आशीष, आपकी खबर आने वाले समय पे डिजिटल मीडिया पे ट्रेंड कर रही होगी और हो सकता है ट्विटर एक्स अकाउंट के साइड में राइट हैंड साइड पे ट्रेंडिंग में कहीं आपका नाम आ रहा होगा। जी, फेमस होने के लिए सोशल मीडिया को नहीं बनाया गया था, जो आज एक गलत इस्तेमाल कर लिया गया। जो एक ये दौर है ना, जैसे आपने पीआर प्रोफेशनल की बात की, पीआर प्रोफेशनल्स के बारे में आधे लोग जानते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खबर सुनी, इंटरव्यू का वीडियो देखा, जानकारी हासिल कर ली, उन्हें पता ही नहीं खबर आई कहाँ से। जी, एक टीवी था तो ग्राउंड रिपोर्टर कहते थे, जी, लेकिन अगर अब डिजिटल मीडिया है उसे हम पीआर कहते हैं। एक पीआर प्रोफेशनल है जो प्रोफेशनली अपने खबर को आगे लेकर आता है, जी, तभी शायद डिजिटल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं। और आपने कंटेंट ओवरलोड की बात की, शायद हाँ भावना जी, इस वक्त कंटेंट ओवरलोड का बहुत बड़ा मैटर है। जी, सोशल मीडिया पे हर सेकंड
मिलियंस ऑफ वीडियोस आर गेटिंग पब्लिश्ड, और उस मिलियंस ऑफ वीडियोस को देखने के लिए मिलियन से भी ऊपर लोग हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी खबरों का जो एक वास्ट नेचर है ना, वो फैलता जा रहा है और रहेगा डिजिटल प्रेजेंसी। हम कितनी भी खबरें बना ले, हम कितना भी पीआर प्रोफेशनल्स कुछ भी स्टोरी लेकर आ जाएं, डिजिटल एरा इज द ओनली वन थिंग दैट यू आर गोइंग टू फेस इन आने वाले टाइम में। बिल्कुल, और इसी बात पे हम इसमें आगे डीप डाइव करते हैं द न्यू एज ऑफ इन्फ्लुएंस में। तो ये जो पावर डायनामिक्स है शिफ्ट होता जा रहा है, आज भी क्या हम जर्नलिस्ट को नैरेटिव का गेट कीपर देखते हैं या फिर पीआर ओवरटेक करते जा रहे हैं इसको, पीआर में जो प्रोफेशनल्स है वो? मैं एक बात कहूंगा, टिल द टाइम इट्स नॉट अ प्रमोशन, शायद से एक जर्नलिस्ट अपना दायरा कभी नहीं भूलेगा जी। एक पत्रकार होना बहुत मुश्किल बात है भावना जी, यकीन मानिए पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं जितना लोगों को लगता है। एक बात को मैं ऐड करना चाहता हूं, इसको थोड़ा स्ट्रेच करना चाहता हूं मैं। एक पत्रकार को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है वाह भाई क्या पैसे वाले लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, कभी हमसे मिलिए तो हम आपको बताएं। ना रात को नींद आती है, ना सुबह चैन से उठने का मन करता है, खबर रात भर दिमाग में घूमती रहती है। उसी तरीके से जब एक पीआर अपनी खबर को लेकर आता है तो उसका एक दायरा हमेशा मेंटेन रहता है एक जर्नलिस्ट के साथ कि क्या ये सही खबर है, चलाने लायक है, या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो जर्नलिस्ट काम करता है, क्या उसे चला सकता है। क्योंकि एक जर्नलिस्ट सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है, उसके ऊपर कई लोग उस खबर को अप्रूव करने के लिए बैठे हैं, राइट, बड़े तजुर्बे के साथ। तो जब तक वो खबर अप्रूव नहीं हो जाती, उसके मायने बदल नहीं जाते, उसकी सही खबर बनाई नहीं जाती। क्योंकि एक पीआर प्रोफेशनल एक प्रेस रिलीज दे सकता है, एक खबर की जानकारी दे सकता है, हमें बता सकता है कि आखिर क्या, कैसे, कब और क्लाइंट के साथ क्या हुआ, या कोई बड़ी खबर ही सही, जरूरी नहीं सिर्फ क्लाइंट का ही मैटर हो। बट वो जो खबर अप्रूवल के लिए जाती है ना, वहां से मिनिमम 90% खबर रिजेक्ट होके आती है जी। अक्सर पीआर प्रोफेशनल्स को ये फेस करना पड़ता है कि जो जर्नलिस्ट के पास खबर गई, 50 खबरों में से सिर्फ 5 खबर चलती है जी। आई मस्ट से पीआर प्रोफेशनल का जॉब बहुत टफ है। क्योंकि आपने क्लाइंट को तो वादा कर दिया कि आपकी खबर जनता तक पहुंच जाएगी, आपके बारे में लोग जानेंगे, लेकिन शायद वो जर्नलिस्ट मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो दायरे हैं उसके जिससे वो बाउंडेड रहेगा और रहना भी चाहिए। बट इसमें हम देखते हैं ना, कभी कभी एक नेक्सस सा बन जाता है, जैसे पीआर प्रोफेशनल और जर्नलिस्ट के बीच और जो मीडिया हाउसेज और पीआर एजेंसीज है उनके बीच में कहीं ना कहीं एक नेक्सस है। तो कहा जैसे पीआर है, पीआर का भी कोई दायरा नहीं है क्योंकि हर सेक्टर में पीआर होती है जी। क्लाइंट्स जो है उनका एक पोर्टफोलियो बनता है और वो रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोशल इम्पैक्ट हर सेक्टर से है जी। तो हर सेक्टर के बीट के जर्नलिस्ट के साथ उनका नेक्सस बन जाता है। और जब हम बात करते हैं खास करके क्राइसिस कम्युनिकेशन के दौर में, जैसे जब किसी क्लाइंट का क्राइसिस हो गया तो उनके लिए जो खबर को जो एक्चुअल जर्नलिस्ट ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वो सब चीज़ें सबके सामने ओपन में लाए हैं, तो उस खबर को दबाने के लिए क्राइसिस कम्युनिकेशन नाम दे दिया जाता है ताकि उसका एक जो रैशनल है वो भी बना रहे। तो आप क्या कहेंगे कि वहाँ पे मीडिया और पीआर लॉगर हेड्स पे आ जाते हैं उस सिचुएशन में? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ भावना जी, मुझे लगता है आप पीआर प्रोफेशनल हैं और बहुत सीनियर है इस इंडस्ट्री में, इतने सालों का तजुर्बा है, मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आप अच्छे से दे सकती हैं। एक ग्राउंड रिपोर्टर और एक पीआर में क्या फ़र्क है? मुझे लगता है कि जो पीआर है उनका जो नैरेटिव बिल्ड होता है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर होता है, ठीक है। वो क्लाइंट और अपने बिजनेस के दायरे में ही रहता है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है वो हर एस्पेक्ट पे टच कर लेता है, वो खबर फेंक के मारता है, वो खबर पूरी बिल्कुल वो कहता है कि ये है, ये हुआ है। और सबसे बड़ी ताकत पता है आपको क्या? जी हाथ में माइक और सामने कैमरा। जी। एक रिपोर्टर की वो ताकत है, लेकिन आपको पता है आपकी क्या ताकत है? कलम। जी। या तो लिख दीजिए या तो टाइपिंग कर दीजिए। जब आप उस खबर को टाइप करते हैं ना, आप सिर्फ टाइप नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले क्लाइंट का ना इतिहास बना रहे हैं। गूगल पे प्रेजेंस होना बहुत बड़ी बात है। आज मेरा नाम कोई डालकर देखे, मेरे प्रोफेशन के हिसाब से मैं गूगल पे अवेलेबल हूं। आपके क्लाइंट की डिटेल्स एक सोशल मीडिया और नेट पे आना बहुत बड़ी बात होती है। वहीं पे हम ये वाला नैरेटिव जो होता है ना, इसे बिल्ड कर लेते हैं। एक जर्नलिस्ट और एक पीआर, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है मेरी नज़र में। क्योंकि आप वाले ने आपने जैसा कहा ना भावना जी कि आपके भी दायरे सेट हैं, आप अपने दायरे को क्रॉस नहीं कर सकते जी। लेकिन इतने सारे पीआर हैं और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, करना पड़ता है और शायद एक जर्नलिस्ट को भी करना पड़ता है। एक चीज़ और बताता हूँ, इसी चीज़ में ऐड ऑन करता हूँ मैं।
पैसे का बहुत बड़ा खेल है। जी लेट मी कम इनटू इट। लोग समझते हैं, डोंट माइंड इफ आई एम जस्ट ओवर क्रॉसिंग अ पीआर प्रोफेशनल। एक पीआर सोचता है कि यार अगर ये मेरी स्टोरी चल जाती तो मैं अपने बॉस को खुश कर देती कि यार चलो आज मैंने 4 स्टोरी चलवाई चैनल पे। लेकिन आसान नहीं है। उस 4 स्टोरी के लिए कम से कम वो 40 जर्नलिस्ट से बात करती है। जी 40 जर्नलिस्ट में सिर्फ 3 ने भी हाँ नहीं किया, और कहीं ना कहीं वो एक जर्नलिस्ट को जरूर बोल देती है सर कुछ चार्ज कर लो लेकिन कर दो। लेकिन वो जर्नलिस्ट का दायरा एक जरूर मेंटेन रहता है जहाँ पे वो कहता है शायद ये मेरा दायरा नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। आपकी खबर इतनी रियलिटी होती और ये चीज़ होती तो शायद हम इसे अभी पब्लिश कर चुके होते। लेकिन जर्नलिस्ट ब्रांडेड कंटेंट के नाम पे तो अभी भी ये जो दायरा है इसके बाहर आ जाते हैं। यार एक बात बताऊं, घर सबको चलाना है जी एट द एंड हमको क्या चाहिए? हमारे घर में भी तो जो है वो कहते हैं ना कि तुम क्या चाहते हो मेरे घर में बारिश ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कमर्शियलाइजेशन तो दोनों ही तरीके से दोनों हो रहा तरफ दोनों है, ही बिल्कुल तरफ है। लेकिन वही दायरे को मैं बस अलग कर देना चाहता हूँ। वो जो कमर्शियलाइजेशन है वो सोशल मीडिया पे है, मीडिया के अंदर अब नहीं है। स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है जी। और एक जर्नलिस्ट को खुद एक होश होना चाहिए कि शायद जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप इस दायरे में नहीं आते। लेकिन आप जब मेरे जैसे फ्री हैंड हो जाते हैं, जब आपके पास आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है काम करने के लिए, आपके पास अपनी टीम होती है काम करने के लिए, दबा के काम कीजिए। वेलकम टू द सोशल मीडिया इंडस्ट्री। बहुत ह्यूज इंडस्ट्री है। जी आप पैर रखो तो सही, कमाने के बहुत बड़े तरीके हैं जी। सही तरीके से, और फुल लिबर्टी के साथ। फुल लिबर्टी के साथ। ठोक के कहिए आप एक जर्नलिस्ट हैं, चाहे सोशल मीडिया के क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ लिबर्टी है मेरे ख्याल है वहाँ इनोवेशन और क्रिएटिविटी भी अपनी चरम सीमा तक आने की पूरी बिल्कुल, उनका भी पूरा पॉसिबिलिटी रहती है। जी अब आशीष जी, इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया क्रिएटर्स का मेरा तो बहुत दिमाग ज्यादा हैंग हो जाता है पता है बात सुन के। एक इन्फ्लुएंसर का नाम सुनते मेरे को तो लगता है am I इन्फ्लुएंसर और am I जर्नलिस्ट? नहीं am I इन्फ्लुएंसर? अरे बट तो मैं जर्नलिस्ट था। अच्छा, इसमें डिल्यूजनल होते जा रहे हैं आजकल लोग। एग्जैक्टली। हम समझ नहीं पा रहे कि हम जर्नलिस्ट और पत्रकार हैं या हम कंटेंट क्रिएटर बनते जा रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के राइज ने पीआर और मीडिया पिच और प्रेस रिलीज जैसी पिचिंग एक्टिविटीज को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है? मैं बस आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। आपके पास एक खबर है भावना जी, आप इतनी बड़ी पीआर इंडस्ट्री चला रही हैं, आपके पास जो खबर है आप एक जर्नलिस्ट को दे के देख लीजिए, एक इन्फ्लुएंसर को दे के देख लीजिए। जो इन्फ्लुएंसर होगा अपनी स्टोरी पे टैग कर देगा, स्टोरी के बारे में बता देगा, एक रील बना देगा। आप एक जर्नलिस्ट को दे के देखिए, उसके पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको पब्लिश कर सकता है। जी ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंसर। वो कभी भी अपने पर्सनल अकाउंट पे जाके आपकी स्टोरी को पिच नहीं करने वाला। लेकिन एक जर्नलिस्ट जो है उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जिसे हम कहते हैं कि यार एक बड़े मतलब के साथ आपको फीचर करके बताएगा कि आपकी स्टोरी क्या थी। लेकिन इन्फ्लुएंसर ना, मैं आपको बताता हूं, उसे आसान भाषा में जनता को समझा देता है। राइट। आप समझिए, आप एक कहानी है कहीं किसी कोने की देश में, और उस कहानी को मैं चाह अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं बहुत आसान तरीके से एज ए इन्फ्लुएंसर समझा दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि आप एज ए जर्नलिस्ट समझाइए तो माफ कीजिएगा, कलम थोड़ी स्लो चलेगी और वक्त लगेगा उसको समझाने के लिए। ये बहुत बड़ा गैप है। इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया क्रिएटर्स के राइज ने ट्रेडिशनल मीडिया के कंजम्पशन को डेफिनेटली अफेक्ट किया है. लाइक पीपल हैव रिजॉर्टेड टू listening to influencers talking about issues, discussing news as compared to traditional media outlets जैसे कि से न्यूज़पेपर्स हो या टीवी चैनल्स हो. लेकिन इन इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के एक डेडिकेटेड फ़ैन फॉलोइंग होता है जो इनको फॉलो करता है, इनके कंटेंट को कंज्यूम करता है, इनके परसेप्शन को, पब्लिक परसेप्शन और यूजुअली राय को शेप करता है. तो इट डेफिनेटली हैज़ इम्पैक्टेड इट in ways that that goes really deep. वो आपकी साइकी को अफेक्ट करता है, द वे दे थिंक, द वे दे प्रोपगेट अ सर्टन काइंड ऑफ न्यूज़. तो it has definitely made inroads into traditional media and its consumers. Having said that, जो ट्रेडिशनल मीडिया की क्रेडिबिलिटी रही है वो आज के डेट में किसी इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया क्रिएटर
उसको रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता। अब इंटरनेट पे हर तरह के कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा किसका क्या अफिलिएशन है टू कम अप विद अ सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट। एज जर्नलिस्ट हमें बताया जाता था कि 3 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को पढ़ो, उसके बारे में जानो एंड देन राइट अ स्टोरी बीइंग in a position that makes you aware of the different viewpoints। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर एंड सोशल मीडिया क्रिएटर्स को आप ट्रेडिशनल मीडिया का रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते। इट माइट टेक सेवरल मोर years to reach that kind of a status, but traditional media has remained as credible। अगर किसी को अपनी रेप्यूटेशन एनालाइज करानी हो किसी बिजनेस लीडर को, तो वो ट्रेडिशनल मीडिया का एग्जाम्पल पहले देगा एज़ कम्पेयर टू एनी इन्फ्लुएंसर टॉकिंग अबाउट हिम। आज जब हर ब्रांड हो गया, जैसे पीआर एजेंसीज के क्लाइंट्स है तो उनका अच्छा, the clients, the brand, हाँ okay। क्लाइंट मतलब हर ब्रांड जो है अपना खुद का प्लेटफॉर्म चला रहा है जी, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जी, खुद का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इन हाउस पॉडकास्ट हो, किसी भी तरीके से। तो क्या उन्हें अब मीडिया की जरूरत अभी भी है या अपने में ही वो एक न्यूज रूम चला रही है? मैं एक बात बताऊं जी भावना जी, एक क्लाइंट अगर ये सोचता है ना कि वो एक पॉडकास्ट चैनल खोल देगा, अपने ऑफिस में एक छोटा सा कॉर्नर बना देगा, माफ कीजिएगा, आपको एक जर्नलिस्ट हायर करना ही पड़ेगा। वो तो बिल्कुल करना ही आप पड़ेगा। तब तक नहीं बढ़ सकते आगे अपने सोशल मीडिया के दायरे में, सोशल मीडिया प्रेजेंस में या एक जर्नलिज्म के प्रेजेंस में, जब तक आपके ऑफिस में एक जर्नलिस्ट नहीं होगा। और एक क्लाइंट के रूम में जर्नलिस्ट सूट नहीं करेगा, यकीन मानिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तभी मैंने आपसे पहले भी एक बार नेक्सस की बात छेड़ी थी, क्योंकि नेक्सस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम भी पीआर इंडस्ट्री से जैसे है, 2-3 एजेंसीज के साथ एसोसिएशन हमारा अच्छा रहा है, तो हमने देखा कि जो वहाँ पे भी वर्कफोर्स में एक्स जर्नलिस्ट या फॉर्मर कोई ना कोई एंकर प्रोड्यूसर जरूर होते हैं। तो क्या आप देख रहे हैं कि इसमें जो लाइन है ब्लर होती जा रही है, यहाँ तक कि जो जर्नलिस्ट है वो स्विच कर रहे हैं ब्रांडिंग साइड पे, स्विच कर रहे हैं पीआर साइड पे बहुत तेजी से? पैसा नहीं दोगे तो ये करेंगे ना। अभी मीडिया पैसा नहीं देगा। अभी आप सोचो, लेट मी आस्क यू वन थिंग, आपको पता है आज जो हमारी एज है, जैसे आई एम जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड, आज हमारे जो बच्चा लोग हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं जी, वो पता है क्यों बनना चाहते हैं? टीवी पे एंकर्स को देख के लगता है उन्हें कि क्या सेलिब्रिटी। जी, ऐसा नहीं है। 25-25 साल की मेहनत की है उन्होंने, राइट, तब जाके आज टीवी पे बैठकर वो बता रहे हैं, चाहे अंजना हो, चाहे सुधीर जी हो, चाहे कोई भी हो, 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। और हमारे पास 2 साल का भी पेशेंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब हम इंडस्ट्री में घुसते हैं तो हम एक पैशन के साथ घुसते हैं राइट, कि हमें बताना है, हमें बोलना है। लेकिन मीडिया इंडस्ट्री की सच्चाई ही कुछ और है। हम आते हैं यहाँ पे पत्रकार बनने हैं, जो हमारी नज़र में सिर्फ एंकर कहते हैं जिसे, जबकि एंकर बनना ही सिर्फ पत्रकारिता नहीं, लिखना, करना, प्रोडक्शन, पीसीआर, फीड रूम, ना जाने क्या क्या टेक्निकल चीजें हैं जिसे हम पत्रकार भी कहते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात अभी जो की है, इसी से रिलेटेड है। अभी कितने हाल फिलहाल में इन्फ्लुएंसर के सुसाइड केसेस आए। मतलब आजकल की जो जेन जी है, मिलेनियल है, उनमें पेशेंस लेवल इतना कम होता जा रहा है। प्रोसेस के साथ किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए उनमें बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है, लेवल इतना कम है। उनको चाहिए एकदम से फॉलोअर बेस अपना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फॉलोअर बेस कम हो गया तो वो डिप्रेस हो गए, डिप्रेस बहुत ज़्यादा हो गए तो यहाँ तक की स्थिति सुसाइड तक आ जाती है। तो मतलब ये खुद में एक, मुझे लगता है, बहुत ही अलार्मिंग मोमेंट है कि जो हार्डवर्क है, जो एक प्रोसेस का टाइम है, उसको समझने की काफ़ी ज़रूरत है आजकल। भावना जी, आधे सुसाइड तो भारत में प्यार की वजह से होते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, भारत में अगर किसी इन्फ्लुएंसर की किसी भी चीज़ से डेथ हो जाती है, सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं रिश्ते हैं। और मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत जब एक इन्फ्लुएंसर करता है ना, तो वो सोचता है कि एक दिन वो फेमस होगा, और फेमस होने के बाद भी एक दिन वो डाउन चला जाता है, फॉलोअर्स गिरने लगते हैं, सोशल मीडिया में उसका एक तरीके से नेगेटिव इमेज बनने लगता है। आप टिकटॉक की बात कर लो जी, आई वॉज ऑन टिकटॉक, 37,000 से ऊपर फॉलोअर्स थे। एक दिन मैं घर में घुसा, पापा बोले, अरे यार तुम देख रहे हो टीवी किस तरीके से वो टिकटॉक वालों को क्या क्या बोलते हैं, बुरा भला बोलने लगे। उसी दिन अकाउंट डिलीट करना पड़ गया। इमेज, हम लोग अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। अरे
आज नहीं उठेगा, कल उठेगा, कल नहीं उठेगा, परसों उठेगा। कौन सा बिजनेस ऐसा है जो नहीं उठा? अगर आज हम ये सोचें कि मुकेश अंबानी जी जो है बहुत बड़ा नाम है लेने के लिए, अगर मुकेश अंबानी जी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते समय सोचते ही ना कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आज कर पाते? जी कभी ना कर पाते। वो भी तो सोचते थे ना कि यार घर में तो पूरा पैसा आ ही नहीं रहा है, उतना भी नहीं आ रहा है जितना जो है मैं कमा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, फोकस और पेशेंस, पेशेंस आपके सोशल मीडिया को भी ग्रो करा सकता है। और हम भी तो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, आप मुझे खुद सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अगर ये आप मुझे देखकर यकीन मानिए, अगर मैं आपके व्यूअर एज अ व्यूअर आपके पास पहुंच चुका हूं, तो आप भी कहीं ना कहीं पहुंच रहे होंगे। जी जी बिल्कुल, हर चीज़ का एक टाइम होता है और मेरा ख्याल है उस टाइम के साथ ही प्रोसेस को आगे चलने देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज का ये फेक न्यूज़ और पेड कंटेंट के ज़माने में पब्लिक किसको ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है, मीडिया आउटलेट्स को या ब्रांड वॉइसेस को? यकीन मानिए जो है, जब अपने घर में एक बच्चा खबर देख के पूछता है पापा से कि जो है खबर सही है, तो पापा कहते हैं नहीं मैं बताता हूँ क्या सही है, तो वो अपने पापा की बात मान लेता है rather than इन टीवी। जी। जब हमारी एज वाले जो हम थोड़े से 30 और 28 ईयर्स के लोग हैं, वो मोबाइल पे देख के खबरों को समझ जाते हैं कि शायद ये सही हुआ, जी। तुरंत क्या करते हैं, उस वीडियो को स्टोरी में लगा देते हैं। बिल्कुल। हमारे 5000 फॉलोअर्स थे, उन 5000 में से 300-400 लोगों ने देखा, उन 400 में से 100 लोगों ने उसी वीडियो को अपनी स्टोरी में लगा दिया। उनके 50,000 फॉलोअर्स थे। खबर तो ऐसे ही वायरल हो जा रही है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे बिल्कुल ही एक अलग लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होता जाता है इसमें, कम्युनिटी में। आप यकीन नहीं करेंगी भावना जी, व्हाट्सएप तो सबसे बड़ा स्कैम बनता जा रहा है जी। इसलिए नहीं कि आपके फ्रॉड मैसेजेस आ रहे हैं और वो सब कॉल्स आ रही हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। खबरों को लेकर जिस तरीके से ना फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं आपके पास, शायद यकीन करना नहीं चाहिए भावना जी। टिल द टाइम आप किसी ब्रांडेड चैनल पे वो खबर सुन ना रहे हो, या आपने गूगल में किसी बड़े चैनल के साथ उसे क्लैरिफाई ना कर लिया। बिल्कुल। व्हाट्सएप स्टोरीज, व्हाट्सएप वीडियोस और किसी भी सोशल मीडिया पे बड़ी खबर पे कभी यकीन मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई भी जस्ट लाइक मी एज ए इन्फ्लुएंसर पत्रकार एक वीडियो और व्यूज के लिए एक वीडियो डाल दे, बस ऐसी। आजकल के फेक न्यूज़ और पेड कंटेंट के ज़माने में पब्लिक ट्रस्ट किसको करेगी, तो इट डिपेंड्स के मीडिया कौन सा है। देर आर अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जिनको पता नहीं होता व्हाट इज़ एडवर्टोरियल, और इनको ये भी नहीं पता होता कि अगर एड्रेस बार में hindustantimes.com के बजाय हिंदुस्तान में अगर TTT है या DT है, तो वो फेक न्यूज़ पे आपको ले जा सकता है वो पेज। You know, there are large section of people who are ignorant on these lines. So, and they have increasingly taken to influencers and social media creators. So, it is in a state of flux right now, and I think because social media is still very new, इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा to have that kind of credibility, to have that kind of reputation. तो आजकल पब्लिक ब्रांड वॉइस में भी किसको ट्रस्ट कर सकती है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रेप्यूटेशन दैट अ सर्टन brand has built over the years. Say for example Tata is coming up with a press release या statement, तो people are more likely to believe it. बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव स्पिन के बीच में एक एथिकल लाइन आप कहाँ ड्रॉ करते हैं, चाहे आप जर्नलिस्ट हो या फिर आप PR एक्सपर्ट हो? खबर सच्ची होनी चाहिए जी। मुझे लगता है कि आप अगर सच नहीं बता सकते तो आपको अपने सामने से माइक हटा देना चाहिए और कैमरे के सामने बंद कर देना चाहिए खुद को बैठाना। बिल्कुल। आप जब एक जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि सामने खबरों के देवता हैं आप जी। और अगर आप देवता नहीं बन सकते तो कर्मचारी बनने की जरूरत नहीं है। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डॉक्टर के पास है भारत में, हमारी आर्मी के पास है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक जर्नलिस्ट की है कि आप सच्चाई सामने रखें। और यकीन मानिएगा बहुत कम ऐसे जर्नलिस्ट होंगे जो सच्चाई की बात नहीं करते। तो ये जो खबरों का दौर है ना, इसमें कहीं ना कहीं नैरेटिव फेक और विदाउट फेक का चलता रहेगा। बट वही जैसे हमने बात किया ना कि आपको कहाँ यकीन करना है जब तक क्लैरिफाई ना हो जाए। आपको पता है भावना जी, हर कंपनी में, हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट चेक का एक टीम होता है जी। जब कभी कंपनी के पास कोई खबर आती है, जब मान लीजिए कोई भी बड़ा ब्रांड है, उसके सब ब्रांड्स होते हैं, तो जब सब ब्रांड्स के पास एक खबर आती है तो वो कंपनी के फैक्ट चेक वाली टीम के पास जाता है और पूछता है व्हाट इज द फैक्ट, इज इट ट्रू। देन मेल पे अप्रूवल होता है, तब जाके वो खबर वाला प्लेटफॉर्म उठाता है। हमें भी उतना ही चौकन्ना रहने की जरूरत है। तो फेक न्यूज कभी भी आंखों के सामने से जाएगा नहीं, लेकिन हमें समझदार बनना पड़ेगा कि सच क्या है।
इंडिविजुअल लेवल पे हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचना लेके पड़ेगा। उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई Exactly. करना पड़ेगा। जी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप एग्जैजरेट कर रहे हो, कहाँ पे आप फैक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने चल रहे हो, और कहाँ पे आप अननेसेसरीली ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। तो सेंसेशनलाइजेशन ऑफ न्यूज़ इज़ अ कंप्लीट नो नो व्हेन इट कम्स टू रियल जर्नलिज्म। लेकिन टीवी चैनल्स टीआरपी के लिए, इन्फ्लुएंसर्स अ लॉट ऑफ क्लिक्स एंड वायरलिटी के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं। नाउ इट यू नो देर आर सम ग्राउंड रूल्स टू हाउ यू शुड अप्रोच दीज थिंग्स। मतलब आप फैक्ट्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो तो बैकबोन होता है आपके कंटेंट की। अगर आपने आज एक कंटेंट में फैक्चुअल मिस्टेक्स कर दी तो आज नहीं, कल नहीं, बाद में कहीं ना कहीं वो निकल के सामने आ जाएगा, एंड देन आप हीरो टू ज़ीरो हो जाओगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू स्टे ट्रू टू द स्टोरी, एंड नो स्टोरी इज़ बिगर देन द पर्सन। तो द स्टोरी टेलर इज़ नॉट रियली द स्टोरी हैज़ टू रियली राइज एंड शाइन। और आई थिंक जर्नलिस्ट को या इवन पीआर पीपल को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए किसी खबर को लेकर के। अब बात करते हैं थोड़े डिजिटल डिसरप्शंस की इंडस्ट्री में। एआई, डेटा एनालिटिक्स और एल्गोरिथम बेस्ड वायरलिटी ने कहानी बताने का तरीका जो है पूरा का पूरा वो कैसे बदल दिया है। अभी इस पे हमने थोड़ा थोड़ा तो टच किया पीछे, बट पूरी तरीके से मैं चाहूँगी आप एक ओवरव्यू में दें जो आपने भी पर्सनल अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हो। भावना जी, कुछ सालों का एक्सपीरियंस मीडिया इंडस्ट्री में ये कहता है कि शायद दोस्त अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में आने चाहते हैं तो सोच समझ के आइएगा, क्योंकि आपकी जगह एआई लेने वाला है। जी। और क्यों ना ले। अगर मैं आज किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता और उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ना छोड़ा होता, आज मैं अपना काम ना कर रहा होता, मैं इन्फ्लुएंसर, एंकर, पत्रकार ना होता, तो शायद मैं एआई का यूज़ कर रहा होता। मैं आपसे बात करने के लिए भी एआई के चैट्स लेकर आता, मैं आपसे सवाल पूछने के लिए भी एआई के चैट्स लेकर आता। और तो और मुझे किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एआई का यूज़ करके हर चीज़ कर सकता हूँ। आप सोचिए, एआई के दो ही पार्ट हैं डिस्कस करने के लिए एआई पे। एक है जो नेगेटिव है, जो डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे ह्यूमन बींग्स को। वो सिर्फ काम को लेकर नहीं है, जॉब को लेकर नहीं है, हमारी आंखों के सामने जो आ रहा है वो एआई बेस्ड है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था और एक मीडिया हाउस ने ही जो है उस वीडियो को चला रखा था। उस वीडियो में था एक किसान, वो किसान नहीं थे, कोई एक पर्सन जो है ठेकेदार है और वो अपने आगे जो है कंस्ट्रक्शन का काम करता है। उस कंस्ट्रक्शन के काम के लिए उसको फोटो भेजनी थी कि रोड बन गई। उसने क्या किया, उसने चैट जीपीटी को बोला कि मेक दिस फोटो दिस रोड लाइक कि ये इस पे रोड बना दो। एक तरीके से उसने एआई को बोला कि आप एक काम करो, इस पे रोड बना दो। एआई को फोटो भेजी और वो पूरा चैट पे लिख के भेज दिया कि ये रोड है, ये मिट्टी जो दिख रही है इस पे जो है आप ब्लू कलर की रोड बना दो। भावना जी, आप यकीन नहीं करेंगी, एआई ने वो फोटो बना के दे दी और उसकी व्हाट्सएप का वीडियो रिकॉर्ड करके वो सोशल मीडिया पे चल भी रहा है। उसने अपने ठेकेदार के मालिक को भेजा और उसने नीचे लिख कर भेजा है, ठीक है बिल लगा दो। ओह, बताइए। इसी बात पे अभी पीछे पेरिस में भी एआई को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सभी देशों ने और हमारे मोदी जी ने भी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ थे। तो उन्होंने यही बोला कि एआई को यूज़ करिए लेकिन ह्यूमनिस्ट अप्रोच के साथ यूज़ करिए। एआई के जैसे भी आपने बताया फ़ायदे हैं, नुकसान है, और सबसे बड़ा खतरा एआई से ज़्यादा एआई को यूज़ करने वाला है, वो इसको कैसे यूज़ करता है। तो पॉजिटिव से ज़्यादा इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स और जो रिपरकशंस है वो तो हर ही रूप में हम फेस करने वाले हैं आगे। भावना जी, देसी भाषा में बोलूँ तो एक गैर जिम्मेदार आदमी नहीं कहूँगा उसको जो एआई का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं वजह भी आपको खुल के बताता हूँ। आजकल डीप फेक का ज़माना आ गया है। चेहरा किसी और का, बॉडी किसी और की जी। और अक्सर कुछ गलत वीडियोस में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है जो कि गलत है जी। एआई का अगर इस्तेमाल ऐसे ही होता रहा तो आने वाले टाइम में आप दोस्त जो बना रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग भी सिक्योर है नहीं, फिर कोई नहीं बचेगा इस दौर से।
हमारी महिमा गरिमा और जो हमारे हिंदी समाज में कहते हैं संस्कृति सभ्यता सब खत्म होती जा रही है एआई की वजह से। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे जस्ट थोड़े से व्यूज लेने के लिए और कुछ पोर्टल्स पे गलत वीडियोस डालने के लिए हम लोग एआई का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत और गलत। जो लोग भी कर रहे हैं कभी ना कभी इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बिल्कुल। क्योंकि आप डीप फेक के जरिए किसी का चेहरा बदल दे रहे हैं, कुछ गलत वीडियोस में जो है किसी और का बॉडी है, किसी और का फोटो आ जा रहा है, गलत है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर ये बात ऐसी ही चलती रही और हम लोग बैठकर ऐसी ही बात करते रहे तो कौन सिक्योर है? हम ना लड़के सिक्योर होंगे ना लड़कियां सिक्योर होंगी। बिल्कुल। समाज बेकार हो जाएगा इस तरीके से एआई के गलत इस्तेमाल। एक गलत इस्तेमाल इसका एक ये भी है, दूसरा एआई आजकल फ्रॉड बहुत कर रहा है। मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं भावना जी, कोई मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि आप 3,000 कैश दे देंगे, क्योंकि उसने मुझे पीछे कैश गिनते हुए देख लिया था। 3,000 कैश के लिए मैंने कहा कि ठीक है, मदद कर देंगे आपकी, जो है आपको कैश दे देंगे। लेकिन वो जो 3,000 रुपए उसने मेरे हाथ से नोट लिए 500 के, और उसने मुझे बोला कि मैं आपको क्यूआर कोड पे पे कर देता हूं। आई जस्ट ओपन माई क्यूआर कोड फ्रॉम द ऐप, और उस ई पे ऐप पे उसने स्कैन किया मोबाइल से, और उसके मोबाइल पे साउंड भी आया पेड का, टू जो आता है, लेकिन मुझे पैसे नहीं आए जी। एआई का यूज करके उन्होंने वीडियो सेट कर रखा था, जिसकी वजह से मेरे 3,000 मेरी आंखों के सामने वो लेके चला गया और मैं बेबस था, कुछ नहीं कर पाया। बहुत बड़ा गलत मिसयूज है, और हम आम जनता को समझना चाहिए कि अपने मैं इस आम व्यूवर्स के लिए भी बात बताना चाहता हूं, अगर आप किसी की मदद कर भी रहे हैं, जब तक अकाउंट में आपके मैसेज ना आ जाए, प्लीज कैश उसके हाथ में मत दीजिए, आपकी मेहनत की कमाई। बिल्कुल। बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, और जिसके साथ भी हुआ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कितना बड़ा गलत इस्तेमाल किया। बात 3,000 की नहीं है, उस बच्चे की है जो मुझसे पैसे मांग के ले गया। जी। क्या धोखाधड़ी मुंह पे होगी? अब धोखा मुंह पे मिलेगा, और प्यार के धोखे तो समझे थे, अब पैसे के धोखे समझेंगे। बट खैर, बिल्कुल बिल्कुल। और डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग, इन सब से इम्यून कोई नहीं है। चाहे आम जनता की बात कर लिए, चाहे आप सेलिब्रिटीज की बात कर लीजिए, मतलब सुरक्षित कोई भी नहीं है इस टाइम। आप खबरें सुनती होंगी, आज इस सेलिब्रिटी के साथ जो है फ्रॉड हो गया, पैसे का फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और आपने तो एआई का देख ही लिया होगा, आजकल तो जिस तरीके से वो लिंक्स आ जाते हैं, और बहुत से ऐसे समझदार हमारे मजदूर किसान हैं जिनको नहीं पता मोबाइल पे लिंक आ रहा है, हाँ, लिंक उस पर क्लिक कर देते हैं और ये पैसा आने वाला है। 70 रुपए कैशबैक के लिए वो क्लिक कर देंगे। 70 रुपए की जगह वो जो 700 रुपए उस किसान के अकाउंट में पड़े हैं ना भावना जी, वो भी वो ले जाते हैं। और उस सब के चलते वो लोग जो है इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करने से भी अब डरते हैं। मतलब ऑनलाइन यूपीआई या ये वाले पेमेंट्स में भी उनका जो ट्रस्ट है ना वो उठता जा रहा है, तो वो कैश पे ही ज्यादा निर्भर कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि जो एक डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल इंडिया का भी जो हमारा अभियान था, उसमें डिजिटल डिवाइड बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज भी लोग ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं यूपीआई पेमेंट्स में, खासतौर की इसलिए भी क्योंकि उनके साथ बहुत धोखा हो चुका है। बिल्कुल, आपने जब यूपीआई पेमेंट्स की बात की, मैं एक शॉर्ट व्यू दे देता हूँ यूपीआई को लेकर। दोस्तों, अगर आप सच में यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं, या आप यूपीआई पेमेंट किसी से ले रहे हैं, आप अपने अकाउंट की एप्लीकेशन को यूज करें। अगर आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं कि आप किसी ईपे एप्लीकेशन से पेमेंट लें या दें, क्योंकि मेरा खुद का ट्रस्ट नहीं है, अगर 10,000 के ऊपर अमाउंट है, मैं कभी पे नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो होल्ड हो गया तो आप किससे लड़ोगे जी। आप जाओगे किसके पास? बैंक कहता है हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वाले से बात करो। आपने कभी किसी एप्लीकेशन वाले को देखा है? या आपके जिंदगी में इतना समय है कि आप वहां जाएंगे और है किसी भी एप्लीकेशन के ऑफिस में, दफ्तर में दरवाजा खटखटाएंगे, कहेंगे मेरा पैसा कहाँ गया? आप अपने बैंक के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, उसी से पेमेंट करें, और कोशिश करें कि आप अकाउंट नंबर से पेमेंट करें रादर देन क्यूआर कोड्स। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने बोला एआई के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन बहुत से फायदे भी हैं। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, आप हाँ या ना में भी बता सकते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन को ज़्यादा स्मार्टर बना रही है या फिर ज़्यादा नॉइजी? स्मार्टर बना रही है जी। नॉइज तो हम क्रिएट करते हैं, टेक्नोलॉजी एआई डिजिटल ये वो शोर तो हम मचा रहे हैं। वो तो सिर्फ ये कर रहा है, आपके काम को आसान बना रहा है और स्मार्टर बना रहा है। आपका वक्त कम लगेगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। आई एम ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट कि टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन को स्मार्टर बनाता है। नॉइजी आपके ऊपर है कि आप उसको बनाते हो कि नहीं, बिकॉज लाइक एट कोर व्हाट वी डू इज कि हम एआई को या चैट जीपीटी को इग्नोर नहीं करते,
बट वो स्टेप 1 नहीं होता इन कंटेंट क्रिएशन. दैट कम्स वेरी क्लोज टू द फाइनल गेट कीपिंग ऑफ कंटेंट. जब वो एज अ स्टेप हम कॉन्शियसली इनकॉर्पोरेट कर देते हैं कि कुछ मिस तो नहीं हो गया, या इसका अप्रोच करने का तरीका और क्या हो सकता है, तो वी आर वेरी मच इन सिंक विथ टेक्नोलॉजी, बट वी डोंट लेट इट टेक कंट्रोल ओवर कंटेंट. और पॉडकास्ट और लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट का रोल जो हम देख रहे हैं ब्रांड स्टोरी टेलिंग में, इसमें मीडिया डायलॉग्स और पॉडकास्ट को लेके जो ब्रांड वॉइसेस है उसमें कहाँ हम ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश कर पा रहे, कितनी? जब हम एक पॉडकास्ट करते हैं भावना जी, तो हम बड़ी डीप में बातें करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है. हमें पता है कि अगर कोई खास बात हुई तो हम उसका एक शॉर्ट निकाल देंगे जनता के लिए कि आप इस बात को समझें. लेकिन जब हम वही बात करते हैं ना एक इंटरेक्शन की, जब किसी ब्रांड के साथ हो रहा होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं है. बिल्कुल. वो शॉर्टर है, उन्हें समझाना है आपकी बात क्या है, आपके साथ इंटरव्यू करेंगे. पॉडकास्ट जो चैनल भी बहुत पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वहाँ सेंस बदल जाता है, चाहे चैनल ही क्यों ना. एक इंडिविजुअल जब अपना पॉडकास्ट शुरू करे, चाहे तो जो एक ब्रांड अपना पॉडकास्ट शुरू करे, दोनों में सेम चीज़ है. हम डीप बात करते हैं जब पॉडकास्ट करते हैं. पॉडकास्ट की परिभाषा ही हमने, आप देखिए ना, आज एक सेक्टर में कम से कम 3 पॉडकास्ट चल रहे हैं. दिल्ली नोएडा जैसे शहरों में लोग बात ही तो कर रहे हैं, और बात करने वाले लोग इतने आगे आ गए हैं, लोग बताने वाले लोग इतने आगे आ गए हैं कि हर चीज डीप में पता चल रही है. बिल्कुल, बिल्कुल. बाबा हो, चाहे पुजारी हो, चाहे गायक हो, चाहे एक्टर हो, चाहे नेता हो, सबको लिखा किताबों में, देखो जहां माइक लगा के क्या क्या कह दिया. वही बात है ना कि हम जब ये माइक लगा देते हैं, इसकी परिभाषा बदल जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. जो पॉडकास्ट का रोल है वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी होता है. बहुत रेवोल्यूशनरी होता है. बिल्कुल. Podcasts have emerged as an important medium for knowledge exchange, and there are people who have taken to podcast really strongly in both audio and video formats. तो इसका ब्रांड स्टोरी टेलिंग और मीडिया डायलॉग में रोल इवॉल्व हो रहा है, बढ़ेगा और रिलेवेंट रहेगा फॉर मैनी ईयर्स टू कम. बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के ऊपर द व्यू कैन बी डिवाइडेड कि कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, मेजॉरिटी वांट्स टू गो अहेड विद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम. बट डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक एंड हाउ क्लोज इट इज़ टू पीपल्स हार्ट्स, how much do they feel passionate about a certain topic, they take to a long form content. तो it depends on several aspects. अब हम थोड़ा फ्यूचर आउटलुक की बात कर लेते हैं जी. एक कॉमन मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगे पीआर या मीडिया के बारे में इस डिजिटल एज में? यार सब कुछ पैसा नहीं होता यार. मैं बता रहा हूँ ना, आपकी स्टोरी एक बार हो सकता है कि एक मीडिया जर्नलिस्ट चला दे, लेकिन हो सकता है आपकी 2 स्टोरी ना चला पाए. बात पैसे की है ही नहीं, और आपके पास भी कोई पैसा नहीं आ रहा है कहीं से कि आप मुझे दे दोगे और एक मीडिया प्रोफेशनल चला देगा उस खबर को. ऐसा नहीं होता. पैसा सबसे बड़ा मिथ है दोस्तों. पैसा बीच में जिस दिन आ गया, उस दिन खबर रहेगी ही नहीं. उस दिन तो हम खबरों को बेचना शुरू कर देंगे. बिल्कुल बिल्कुल. और पीआर प्रोफेशनल हमेशा अपनी स्टोरी देता है, और आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि पीआर प्रोफेशनल ने चार्ज किया हो या पैसे दिए हो किसी जर्नलिस्ट को जो है खबर चलाने के. बिल्कुल बिल्कुल. ऑर्गेनिक मीडियम जो है आज भी सबसे बेस्ट माना सक्सेसफुल वही है. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं तो न्यूज का दायरा ही बदल जाएगा. एक मिथ जो मैं तोड़ना चाहूँगी अबाउट पीआर या मीडिया के बारे में इन दिस डिजिटल एज, कि स्टोरी इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द किंग. तो अगर आपको पता ही नहीं है कि स्टोरी क्या है या अच्छा कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो चाहे आप कितना भी चैट जीपीटी से खेल लो या आप उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर लो, अगर आप राइट प्रॉम्प्ट्स ही नहीं दे पा रहे हो तो राइट कंटेंट जनरेट नहीं होगा. आप एक तरफ एआई के थ्रू कंटेंट जनरेट करते हो, फिर आप दूसरे सॉफ्टवेयर को लेकर के उसको ह्यूमनाइज करते हो. बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी खुद की ब्रेन्स लगा करके उस कंटेंट को एक सैनिटी चेक तो ज़रूर दो, और क्या स्टोरी है उस पर स्ट्रैटेजाइज ज़रूर करो. तो बी इट public relations people or journalists, it's important कि you are clear about the story that you want to tell the world. पीआर और मीडिया का जो रिश्ता है वो बदलते दौर में आगे चल के आप किस तरीके से देखते हैं? कॉन्फ्लिक्ट का, कोएग्जिस्टेंस का, को क्रिएशन का? आप यकीन मानिए पीआर और एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं जी. ये वो दोस्ती है जहाँ पे शुरुआत से हमने बताया ना कि जो है
खबर आप तक पहुंचाना एक मीडियम है जर्नलिस्ट का, लेकिन सोर्स है पीआर प्रोफेशनल। एक इनवाइट आता है एक पीआर का एक जर्नलिस्ट को, सिर्फ एक ट्रिप लगाने के लिए नहीं आता, वो खबरों को बताने के लिए आता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव जो है ना, वो खबरों की सच्चाई है और इससे अलावा कुछ नहीं। और जैसा मैंने आपको कहा, एक पीआर और एक जर्नलिस्ट हमेशा से दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। जी, इसी दोस्ती को बरकरार रखते हुए आप एक पार्टिंग कमेंट के तौर पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे फ्यूचर में जो लोग पीआर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या फिर जो मीडिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप उनको एक एडवाइस दिल से अपनी तरफ से? देखिए, अगर आप पीआर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपको शायद अब इंडस्ट्री में आ जाना चाहिए, क्योंकि पीआर प्रोफेशनल्स का फ्यूचर है। कोई भी ब्रांड अपना बिजनेस लॉन्च करे या कोई भी बंदा अपना जॉब करता हो, अपने आप को फीचर करना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि वो क्या कर रहा है और दुनिया उसके बारे में जाने, ऐसा चाहत रखता है। तो आप हैं वो सोर्स, एक पीआर प्रोफेशनल सोर्स है जो दुनिया को बताएगा कि आखिर किस तरीके से ये पर्सन है, ये क्लाइंट है या जो भी है। एक जर्नलिस्ट जो है उन्हीं का एक सोर्स है। लेकिन अगर आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप अपने माइंड को एक बार क्लियर करके आइए, क्या आप पत्रकारिता को सिर्फ एंकर समझते हैं या आपको प्रोडक्शन की भी नॉलेज है? और अगर आप सच में जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो थोड़ी हकीकत जान लीजिए, शायद अब ये जर्नलिज्म वैसा जर्नलिज्म नहीं रहा जैसा पहले चलता था। मेरी एक कॉमन एडवाइस होगी, चाहे वो बडिंग मीडिया प्रोफेशनल्स हों या एस्पायरिंग पीआर फोक्स हों, टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ एंड टू कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ सो फास्ट चेंजिंग, फास्ट पेस्ड है इतनी कि relying on a single skill set might not be sufficient in the long run. So please never have any inhibitions in going back and reading and upskilling and then coming back to be a part of the game. बिल्कुल बिल्कुल। तो रोल्स चाहे दोनों के अलग अलग हो, लेकिन जो एम है वो एक ही है, पब्लिक ट्रस्ट का, ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग का और रियल नैरेटिव का। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। थैंक यू सो मच भावना जी। और मैं जाते जाते एक शायरी कहना चाहूँगा कि ज़माने में न जाने किसने किसकी पहचान करी, ज़माने में न जाने किसने किसकी पहचान करी, कोई माध्यम बना तो किसी ने उसकी पहचान करी। मैं ये नहीं कहता सच क्या है, कि मैं ये नहीं कहता कि सच क्या है, देखो जो ज़माने ने दिखाया शायद उसकी पहचान करी। तो हमें पहचानना है कि सच क्या है। और एक जर्नलिस्ट और एक पीआर, अगर आप टीवी पे देखते हैं किसी खबर को, याद रखिएगा ये दो लोग हैं जिनकी वजह से आपको खबर देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसके जो क्लोजिंग है वो करी है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको ये अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको शेयर आगे ज़रूर करिएगा। मैं हूँ भावना कपूर, मिलूंगी आपसे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना माइक रखिए ऑन और अपना डायलॉग रखिए अलाइव। थैंक यू सो मच।